गुड मॉर्निंग दोस्तों, मास्टर की ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में चल रहा है हमारा चैप्टर वेक्टर। और वेक्टर में इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स। और टाइप ऑफ वेक्टर्स में आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम देखेंगे पोलर वेक्टर और नॉन पोलर वेक्टर, और साथ में फ्री वेक्टर एंड उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड वेक्टर। तो फ्री वेक्टर और फिक्स्ड वेक्टर भी देखेंगे। फ्री वेक्टर को नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर बोलेंगे और फिक्स्ड वेक्टर को लोकलाइज्ड वेक्टर। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो सीधे चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे ये वेक्टर्स को। वेक्टर को मुख्य रूप से दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, एक पोलर वेक्टर और दूसरा नॉन पोलर वेक्टर को। तो पोलर वेक्टर को रेडियल वेक्टर भी बोलते हैं और नॉन पोलर वेक्टर को एक्सियल वेक्टर भी बोलते हैं, या एक्सियल की भी कर सकते हैं और एक्सियल भी कर सकते हैं। दोनों में जो बेसिक डिफिनेशन है और बेसिक जो क्राइटेरिया है, बेसिक जो प्रिंसिपल्स है, वो आपको याद रखना है। पोलर वेक्टर्स में क्या होता है कि लीनियर इफेक्ट होता है। तो पूरे फिजिक्स में जब स्टडी करेंगे तो देखेंगे दो तरह का इफेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा। एक लीनियर मोशन जिसमें हम लीनियर इफेक्ट्स की बात करेंगे, और एक रोटेशनल मोशन जिसमें रोटेशनल इफेक्ट की बात करेंगे। तो अलग अलग उसमें पैरामीटर्स भी आएगा और डिटेल्स भी हम पढ़ेंगे। लीनियर मोशन भी पढ़ना है और रोटेशनल मोशन भी फिजिक्स में पढ़ना है। तो रोटेशनल मोशन में जो भी इफेक्ट आएगा, और ऐसा कोई भी वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट को क्रिएट करता है, कॉज करता है, और जिसका इफेक्ट रोटेशनल होता है, तो उसको हम एक्सियल वेक्टर बोलेंगे। और वो सारे वेक्टर्स जिसका लीनियर इफेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर। तो पोलर वेक्टर का अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कौन, क्योंकि हाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, लीनियर एक्सीलरेशन हो जाएगा, लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा, लीनियर एक्सीलरेशन हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है वो हमारा पोलर वेक्टर का एग्जाम्पल है। नॉन पोलर वेक्टर का एग्जाम्पल या एक्सियल वेक्टर का एग्जाम्पल है आपका टॉर्क, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, टॉर्क। ये सारे जो है हमारा एक्सियल वेक्टर का एग्जाम्पल है। तो कुछ प्रॉपर्टी है जो दोनों को डिस्टिंग्विश करने में आपको हेल्प करेगा, जिससे हम दोनों को पहचान लेंगे। कुछ मैथमेटिकल एप्लीकेशंस भी हैं, तो दोनों को हम देखेंगे। और फिज़िक्स में जब हम स्टडी करते जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो हम कैसे रिकॉल करेंगे इन दोनों वेक्टर को, कैसे पहचानेंगे, मैथमेटिकली कैसे पहचानेंगे, डिफिनेशन से कैसे पहचानेंगे, या कंसेप्ट से कैसे पहचानेंगे, ये सारे फीचर्स अभी हम देखने वाले हैं। तो पहला फीचर कि पोलर वेक्टर्स में क्या होगा, पोलर वेक्टर लीनियर इफेक्ट को शो करेगा, और नॉन पोलर वेक्टर रोटेशनल इफेक्ट को शो करेगा। एक लीनियर मूवमेंट को शो करेगा और दूसरा रोटेशनल इफेक्ट को शो करेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा, पोलर वेक्टर में हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। अब वेक्टर में ये दोनों मिलते जुलता मीनिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। स्टार्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किसको कहते हैं, ये जान लेना जरूरी है। मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल है, पहले ए पॉइंट पे था और कुछ टाइम के बाद बी पॉइंट पे चला जाता है। तो उसमें स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है और फाइनल पॉइंट भी फिक्स है। तो स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है और फाइनल पॉइंट दिया हुआ है। लेट आप मुंबई के स्टेशन से गोवा के स्टेशन पे गए, तो मुंबई आप
आपके लिए मुंबई का स्टेशन होगा, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, और गोवा के स्टेशन पे उतरे तो गोवा का स्टेशन क्या होगा, इन पॉइंट हो जाएगा, या हमको फाइनल पॉइंट बोलते हैं। तो उसमें स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपका फिक्स है। लेकिन अगर किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाएं तो उसमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, उसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जो खाई में गिर गया है और आपको बचाना है, तो सबसे पहले आपको उस व्यक्ति का हाथ पकड़ के आप खींच रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं, तो आप फोर्स कहाँ लगाए हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन उसका हैंड हो जाएगा। उसमें भी अगर राइट हैंड पकड़ के खींचे तो राइट हैंड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड पकड़ के खींचे तो लेफ्ट। किसी को मान लेते हैं कोई कुएं में गिरा हुआ, उसका पैर पकड़ा गया और पैर पकड़ के वो खींच रहा है, हेल्प कर रहा है, तो हम फोर्स कहाँ लगाए, उसके पैर पर लगाए। तो हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो होगा वो होगा, न कि हम उसको स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे। उसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मीन्स आपका वेक्टर किस पॉइंट पे एग्जैक्टली एक्ट कर रहा है, उसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस कहते हैं। और फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में भी होता है लाइन ऑफ एप्लीकेशन। तो लाइन ऑफ एप्लीकेशन लाइन ऑफ एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, आपका फोर्स या वेक्टर्स जिस लाइन पे एक्ट करेगा उस लाइन को लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं या लाइन ऑफ एप्लीकेशंस भी कहते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट हैं। तो अगर देखिए यहाँ अगर कोई ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे अगर हम इस पॉइंट पे फोर्स लगाए तो यहाँ, या कोई फोर्स लगाए तो इसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई बॉक्स है, अगर हम यहाँ फोर्स लगाएं तो ये हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये हो जाएगा यहाँ। अगर हम यहाँ फोर्स लगाएं तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ हो जाएगा। इसको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बोलेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो अगला जो है हमारा पोलर वेक्टर का एग्जाम्पल, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारे हमारे पोलर वेक्टर के एग्जाम्पल हैं। इसी तरह अगर नॉन पोलर की बात करें तो ये रोटेशनल इफेक्ट देगा, इसमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि डिफाइंड नहीं होगा, हम डिफाइंड नहीं कर पाएंगे कि एग्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। हाँ, लाइन ऑफ एक्शन पता चल जाएगा, लाइन ऑफ एप्लीकेशन पता चल जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन पता चलेगा, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एग्जैक्टली किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है ये पता नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है या रोटेट कर रहा है, कोई पार्टिकल है जो रोटेट कर रहा है, लेकिन हमारे पास एक पार्टिकल है और ये रोटेट कर रहा है, ये पार्टिकल है और इसको अगर रोटेट कराएं तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो एक्सियली काम करेगा, एक्सिस पे काम करेगा। तो इसको हम बोलते हैं एक्सियल फोर्स। टॉर्क, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और टॉर्क, ये सब इनके एग्जाम्पल हैं। तो ये हुआ कुछ कॉमन पॉइंट जो पोलर वेक्टर और नॉन पोलर वेक्टर्स को डिस्टिंग्विश करता है। कुछ और भी प्रॉपर्टी हम देखते हैं जिस प्रॉपर्टी से हमको फिजिक्स में ये पता चलेगा कि फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन कैसे आएगा और न्यूमेरिकल पार्ट में इसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा। न्यूमेरिकल अगर दिया रहे तो हम कैसे समझ लेंगे कि ये नॉन पोलर वेक्टर है या पोलर वेक्टर है, या अगर हमको न्यूमेरिकल बनाना पड़े तो एक किस तरह का कंसेप्ट हम यूज़ करें कि हमारा न्यूमेरिकल ईजिली बने। ये सारे कंसेप्ट इसी में मिलेगा। तो हम इसको डिटेल से देखते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। मुझे इसे मिटाना पड़ेगा और इसका जो और इम्पोर्टेंट अगला पॉइंट है वो हम नोट करेंगे। तो अब हम देखते हैं
पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर में कुछ प्रॉपर्टी। तो पोलर वेक्टर हमेशा लीनियरली वर्क करता है, लीनियरली एक लाइन पे वर्क करेगा, और एक्सियल वेक्टर नाम से क्लियर है एक्सिस पे वर्क करेगा। अगर हम किसी को गोल गोल क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएं तो ये जिस प्लेन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर हम इसको देखें एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहे हैं, इसको हम एक्स वाई प्लेन में अगर मूव कर रहे हैं तो ये एक्स वाई प्लेन में वर्क नहीं करेगा, ये वर्क करेगा जेड प्लेन में। इसका रिजल्टेंट जो होगा वो जेड प्लेन में होगा। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट या एक्सियल वेक्टर कहिए फाइंड बाय, इसको जो हम फाइंड करेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल। तो जिस समय वेक्टर्स का डिस्कवरी हुआ था पुराने समय में, ये मान के चला था कि स्क्रू तो हर घर में होता है, स्क्रू सारे बच्चे जानते हैं कि स्क्रू कैसे होता है। तो स्क्रू को लेके रेफरेंस लेकर के इस रूल्स को दिया गया था कि स्क्रू से हम पता कर लेंगे कि उसका डायरेक्शन क्या होगा। ऐसे स्क्रू को हम क्लॉकवाइज में घुमाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे, तो ये देखिए पता चलेगा कि हम देखिए इसको एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में, और ये हमारा स्क्रू जेड में ऊपर जा रहा है। अब देखिए हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं और ये माइनस जेड में जा रहा है। तो ये राइट हैंड स्क्रू रूल था कि राइट हैंड से आपको मूव करना है क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में। तो रिजल्ट जो है हमारा दो वेक्टर का, वो या एक्सियल वेक्टर आपको इससे पता चल जाएगा। या फिर और बाद में इसको और मॉडिफाइड किया गया और सिंप्लीफिकेशन किया गया। मान लेते हैं कि हम एग्जामिनेशन हॉल में हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में स्क्रू लेके तो नहीं जाएंगे पॉकेट में कि चलो स्क्रू लेके गए और वहाँ इस रूल्स को हम याद रखें। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया कि हम जहाँ भी जाएं, एक्सियल वेक्टर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास टूल्स होना चाहिए। तो राइट हैंड पाम रूल्स में ये बताया गया कि एक वेक्टर्स राइट हैंड लेना है, पाम लेना है। इस पाम में एक वेक्टर्स को, पहला वेक्टर्स होगा उसको फिंगर्स के अलाउंग मान लेंगे, दूसरा वेक्टर को पाम के अलाउंग मान लेंगे, और तीसरा वेक्टर्स जो होगा वो थंब को बताएगा। अगर पहला वेक्टर्स मेरा वेक्टर 1 मेरा फिंगर्स होगा, सेकेंड वेक्टर मेरा पाम होगा, और थर्ड वेक्टर मेरा ये थंब होगा। नहीं, इसी को कुछ राइटर, इसी का मॉडिफिकेशंस आया राइट हैंड थंब रूल्स, राइट हैंड थंब रूल्स या राइट हैंड पाम रूल्स आया, इसी का अलग मॉडिफिकेशन है। तो दोनों एक ही कंसेप्ट को इंडिकेट करता है। पोलर वेक्टर्स में ऐसा नहीं है। पोलर वेक्टर्स में आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा कि कोई वेक्टर है ईस्ट से वेस्ट में वर्क कर रहा है, तो लैंग्वेज से भी पता चल जाएगा और एक्शन से भी पता चल जाएगा। तो स्क्रू रोल्स में, ठीक है ना, थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। बड़े स्क्रू लिया हूँ, देखिए इसको मैं क्लॉकवाइज में घुमा रहा हूँ। तो देखिए क्लॉकवाइज में जैसे इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज में, तो देखिए हम जेड प्लेन में घुमा रहे हैं और ये मेरा एक्स में मूव कर रहा है। अब देखिए हम एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना स्टार्ट किए हैं, एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना स्टार्ट किए हैं और ये इनके तरफ जा रहा है। अब क्लॉकवाइज में घुमा रहे हैं तो देखिए ये आउट जा रहा है, मीन्स एक्स में जा रहा है। अब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ये माइनस एक्स में, यानी कि अंदर की तरफ ये जा रहा है। यही था एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर हमेशा एक्सिस में मूव करेगा। ऐसे देखिए आप क्लॉकवाइज हम रोटेट करा रहे हैं, क्लॉकवाइज हम धक्का नहीं दे रहे हैं। आप अपने रूम में एक्सपेरिमेंट, आपके पास स्क्रू होगा, नॉट बोल्ट होगा, उसको घुमाइए। आप देखिए घुमाएंगे, इसको रोटेट कराएंगे जस्ट, और मूव करेगा ये अप डाउन। हम इसको रोटेट करा रहे हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में, जबकि ये स्क्रू आपका मूव करेगा अप डाउन। इसी को एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। अब अगला सवाल ये आता है
कि फिजिक्स में क्या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पार्ट भी होगा, 100% न्यूमेरिकल पार्ट होगा इससे। तो हम एक्सियल वेक्टर और पोलर वेक्टर्स का कौन कौन सा न्यूमेरिकल पोर्शंस हमको फिजिक्स में यानी कि वेक्टर में पढ़ने को मिलेगा, उसको एक बार हम ओवरव्यू देखते हैं। बाद में की डिटेल से हम सब वेक्टर्स का न्यूमेरिकल पोर्शंस पे प्रवेश करेंगे, तो वहाँ हम डिटेल से देखेंगे। तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम देख रहे हैं मैथमेटिकल एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर में हम लीनियर इफेक्ट आएगा, तो इसको जनरली हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हमें पढ़ना है और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ना है। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अब सवाल होता है डॉट प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब देखिए यहाँ डॉट लगा हुआ है, ये डॉट, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ देखिए क्रॉस लगा होता है दो वेक्टर के बीच में, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिजल्ट जो है एफ और डॉट को किए तो वर्क आया जो कि स्केलर है। वर्क स्केलर क्वांटिटी है। दो वेक्टर का हम जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे या स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे तो रिजल्ट हमारा स्केलर आएगा, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। दो वेक्टर को जब क्रॉस करते हैं तो एक रिजल्ट आता है और रिजल्ट हमेशा वेक्टर आएगा, इसलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम दोनों का मैग्नीट्यूड लेते हैं, आर का मैग्नीट्यूड, एफ का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, और एक डायरेक्शन होगा जिसको हम मान लेते हैं कि एन, कैप लगा दिए तो इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि किसी भी वेक्टर पर कैप लगा देते हैं तो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर को और भी डिटेल से हमें पढ़ना है आगे। उसके बाद इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो आर के मैग्नीट्यूड को आर बोलेंगे, एफ के मैग्नीट्यूड को एफ बोलेंगे, साइन थीटा ही होगा, और एक हमारा एन रह जाएगा, एन कैप, जिसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, जो इस वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। इसी तरह वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होगा, और एफ का मैग्नीट्यूड पहले निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ एस कॉस थीटा होगा। तो इसे आप नोट कीजिए। हमारा अगला वेक्टर है जिसको हम फ्री वेक्टर्स कहते हैं और फिक्स्ड वेक्टर कहते हैं। एक को फ्री वेक्टर, दूसरा को फिक्स्ड वेक्टर। फ्री वेक्टर को नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर कहेंगे और जो फिक्स्ड वेक्टर है उसको लोकलाइज्ड वेक्टर। अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो यूट्यूब, गूगल और बुक में आपको ये मिलेगा कि दोज वेक्टर which हैज़ फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड फिक्स्ड वेक्टर। मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स्ड हो उसको फिक्स्ड वेक्टर बोलते हैं। और फ्री वेक्टर उसको बोलते हैं जिसका इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट या टेल या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्री हो, आप कहीं भी उसको मूव कर दो। लेकिन इस डिफिनीशन से इस दोनों वेक्टर के बेसिक कंसेप्ट पता नहीं चलता है कि फ्री वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फ्री होगा या टेल फ्री होगा या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्री होगा। मान लिए होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्यों होगा, और वेक्टर में क्या ऐसा हो गया जिसमें किसी का टेल फ्री होगा और किसी का टेल फ्री नहीं होगा।
किसी का टेल फिक्स्ड हो जाएगा, किसी का टेल फ्री हो जाएगा और किसी का फिक्स होगा। किसी का इनिशियल पॉइंट फिक्स होगा, किसी का इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होगा। किसी का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स होगा, किसी का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स नहीं होगा। तो इसका रियल लाइफ में, फिजिक्स की दुनिया में इसका क्या एप्लीकेशन है। और जब तक हम वेक्टर्स को या फिजिक्स के किसी कंसेप्ट को या साइंस के किसी कंसेप्ट को प्रैक्टिकली करके नहीं देखते, तब तक रटने से साइंस आप नहीं समझ सकते। तो इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे और इनका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आज आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन बेसिक कंसेप्ट के साथ कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को आपको नोट करना पड़ेगा ताकि पॉइंट आपको इस रिमार्केबल रहे। तो इनिशियल पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इनिशियल पॉइंट कहते हैं जहाँ से कोई वेक्टर स्टार्ट होता है। अगर ए से स्टार्ट हुआ, कोई वेक्टर बी पे गया तो स्टार्टिंग पॉइंट ये हुआ। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जिस पॉइंट पे हम एक्ट करते हैं, वेक्टर एक्ट करता है, तो दोनों का मिलता जुलता मीनिंग है। लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है फ्री वेक्टर और फिक्स्ड वेक्टर में, फ्री वेक्टर को हम दो पैरामीटर से कंपेयर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब फ्री वेक्टर्स का जो इफेक्ट है, रिजल्ट है, उसका जो वैल्यू है, उसका जो काम करने का तरीका है, रिजल्ट है, दो पैरामीटर से हम फ्री वेक्टर्स को मेजर कर सकते हैं। वो है मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड है और किस डायरेक्शन में है। इससे उस वेक्टर के सारे प्रॉपर्टी, इफेक्ट, रिजल्ट पता चल जाएगा। लेकिन फिक्स वेक्टर में केवल अगर हम ये कह दें कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है और डायरेक्शन ए है, तो सिर्फ इस से उसका रिजल्ट, इफेक्ट नहीं पता चलेगा, क्योंकि उस वेक्टर का लोकेशन भी हमको बताना पड़ेगा कि वो वेक्टर कहाँ एक्ट कर रहा है। यानी कि वेक्टर की स्टार्टिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इनिशियल पॉइंट पर भी रिजल्ट डिपेंड करेगा। यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिस वेक्टर में तीन पैरामीटर हमको चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट, यानी कि वो किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। यानी कि जो फिक्स वेक्टर है उसके लिए तीन पैरामीटर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोजीशन, किस पॉइंट पर वो एक्ट कर रहा है। लेकिन फ्री वेक्टर को हम दो ही पैरामीटर से मेजर कर लेते हैं। वो पैरामीटर है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। यहाँ लोकेशन की अगर बात करें तो लोकेशन का कोई लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन सिर्फ हमको डिफिनेशन से वेक्टर या साइंस अगर पता चल जाता तो आई थिंक कि टीचर का जरूरत ही नहीं पड़ता। बुक से हम पढ़ लेते हैं, बुक से समझ लेते हैं, तो हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। और हमने जैसा कि बताया था, फिजिक्स को समझना इसलिए आसान है कि सारे प्रैक्टिकल आपके रूम में है। मोशन की बात करें तो आप साइकिलिंग करते हैं, बाइकिंग करते हैं या कार चलाते हैं तो ये मोशन हो गया, चलते हैं मोशन हो गया, दौड़ते हैं मोशन हो गया, आपके फैन चलते हैं रूम में, रोटेशन हो गया। तो खाना बनता है, बॉइलिंग हो गया, बैलून फुलाते हैं, वहाँ आप बायोंसी फोर्स का फील करेंगे। टब में स्नान करते हैं तो वहाँ भी बायोंसी फोर्स, या चलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ब्रेक लेते हैं, एक्सेलरेशन का यूज़ करते हैं। तो मिला जुला के सारे प्रैक्टिकल का इक्विपमेंट आपके रूम में, कमरे में और आसपास में होता है। इसलिए फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग
चैप्टर है और प्रैक्टिकल करने के लिए आपको मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमने जितने भी प्रैक्टिकल का आइटम फिजिक्स में लिए हैं वो घर का ही बना हुआ है, आप घर के ही आइटम पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो इसे आप नोट कीजिए, हम इसे मिटाएंगे, इरेज करेंगे और तब तक आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज कर लीजिए। इसके लिए मुझे कैमरे से थोड़ा साइड होना पड़ेगा। तो अब हम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले हैं। फ्री वेक्टर और फिक्स वेक्टर को प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल होने वाला है। इस तरह का प्रैक्टिकल आप पूरे यूट्यूब की दुनिया में आप सर्च कर लेंगे, आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ जो अभी हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो बहुत ही कॉमन प्रैक्टिकल है, आप अपने घर में कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। और यहाँ से फ्री वेक्टर और फिक्स वेक्टर का कंसेप्ट आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो पहले हम ग्राफिकली समझते हैं। कोई पार्टिकल है हमारा, उसका मास जो भी हो m है, और एक स्ट्रिंग से इसको बांध दिए हैं। तो इस स्ट्रिंग में हम एक पॉइंट है हमारा P1 से हम ऊपर की तरफ खींचे या इस फोर्स को हम थोड़ा और ऊपर यहाँ से खींचे, हमारे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी भी 10 न्यूटन है ऊपर की तरफ लगा रहे हैं और P2 पर भी उतना ही फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ। ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगा, इसमें कोई रिजल्ट में परिवर्तन नहीं होगा। इस केस में जो ये फोर्स है दोनों, ये फ्री फोर्स है, मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट से इसका रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, फिर भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें, कोई बॉडी है, इस बॉडी को अगर यहाँ से हम P पॉइंट पर खींचे 10 न्यूटन ईस्ट में, तो ये बॉडी मूव करेगा। लेकिन फोर्स को सेम रखें, मैग्नीट्यूड को भी सेम रखें, डायरेक्शन को भी सेम रखें और इस फोर्स को हम शिफ्ट कर दें ऊपर, इसको शिफ्ट कर दें, यहाँ से ऊपर शिफ्ट कर दें और अगर खींचे तो हो सकता है कि ये बॉडी मूव करने के बजाय और रोटेट कर जाए, गिर जाए। तो आप क्या देखें कि फोर्स सेम है, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है। पहले केस में बॉडी लीनियर में मूव कर रहा था, दूसरे केस में क्या हुआ, बॉडी हमारा रोटेट कर गया। इसको हम प्रैक्टिकल से देखते हैं। देखिए पहला प्रैक्टिकल, ये हमारा पार्टिकल है। इस पार्टिकल को हम यहाँ से खींचे ऊपर की तरफ, ये अप मूव करेगा, या इस पार्टिकल को हम यहाँ से न खींच करके यहाँ से भी खींचे तो ये ऊपर ही मूव करेगा। इसका मतलब फोर्स हम यहाँ लगाएं या फोर्स यहाँ लगाएं या फोर्स यहाँ लगाएं, इस स्ट्रिंग पर हम फोर्स कहीं भी लगाएं, रिजल्ट सेम आएगा। मीन्स आप देख रहे हैं कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ए या बी या सी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर हम कहीं भी फोर्स लगाएं तो ये बॉडी अप की तरफ मूव करेगा। डायरेक्शन भी फोर्स का सेम रखेंगे हम और मैग्नीट्यूड भी सेम रखेंगे, रिजल्ट सेम आएगा। इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। लोकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि लोकेशन के आधार पर इस फोर्स को हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये जो हमारा केस है फिक्स वेक्टर का, इसको हम समझते हैं। तो पहला कंडीशन ये है, ये इसको हम ऐसे खींचे, इसको सेंटर से खींचे, रखने में दिक्कत हो रहा है। देखिए मैं यहाँ रखा, इसको रखा यहाँ और इसको मैं खींच रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये खींचेंगे तो ये मूव कर रहा है, देखिए मूव कर रहा है।
मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। और अब क्या करेंगे, इसको ऊपर लगाएंगे। ये ऊपर नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, जाएगा। यस। अब देखिए, इसको मैं ऊपर ले लिया और इसको यहाँ फोर्स लगाएंगे। देखिए क्या हो रहा है, देखिए रोटेट रोटेट कर रहा है, गिर 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 गया। तो आप क्या देखें कि जब हम यहाँ फोर्स लगा रहे थे नीचे, तो ये मूव कर रहा था। देखिए फिर से मैं दिखा रहा हूँ। देखिए जब हम फोर्स को नीचे नीचे लगा रहे हैं तो देखिए पार्टिकल मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। जैसे देखिए जब हम नीचे फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पी पे, फिर पार्टिकल मूव कर रहा है। लेकिन इसी को हम थोड़ा ऊपर लगाएं, देखिए हम फोर्स को थोड़ा ऊपर किए तो ये क्या रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, मूव करने के बजाय ये रोटेट कर रहा है। एक और अगला एग्जाम्पल बता रहे हैं। ये देखिए इस स्केच को पकड़िए ऐसे और इसको आप मूव कीजिए, राइट को राइट में खींचिए और लेफ्ट को लेफ्ट में खींचिए इक्वल फोर्स से। देखिए क्या हो रहा है, रोटेट कर जा रहा है। इसको आप खींच करके रूम में देखिए, अब ये रोटेट करेगा। और करीब आइए, देखिए अभी भी रोटेट करेगा, और करीब आइए, अभी भी रोटेट करेगा। आपको राइट हैंड को राइट में, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट में खींचिए, रोटेट करेगा। अब इसको खींचिए, देखिए क्या हो गया, जीरो। इक्वल फोर्स से खींचना है तो देखिए जीरो हो जाएगा। तो फोर्स सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन इस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहा है, एक दूसरे को टोटली कोऑपरेट कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है। लेकिन लाइन ऑफ एक्शन जैसे ही सेम हुआ, कोऑपरेट नहीं, अपोज कर रहा है। तो ये फिक्स वेक्टर का एक प्रॉपर्टी है। समटाइम्स से अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया तो अपोजिट होते हुए भी कोऑपरेट कर सकता है एक दूसरे को, और लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम हो गया तो ये अपोज करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा और इसे जीरो कर देगा। तो ये था हमारा वेक्टर्स। और आज की क्लास में हमने जो डिस्कस किया वो फिक्स वेक्टर और फ्री वेक्टर्स के बारे में हम लोग डिटेल से देखें। और हमने देखा पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर प्रैक्टिकल करके देखें। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका दिन शुभ हो, और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।